अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। तनोया कहने लगी, दादा जान, मैं उन्हें तवील अरसे तक रोकना चाहूँगी और इस सिलसिले में कामयाब होंगी। इसकी शरीर निगाहें शाबान के हसीन चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं और वो एक अजीब वारफ्तगी के आलम में उसे देख रही थी। शाबान की निगाहें दूसरी तरफ मतवज्जा हो गईं। उसके बाद उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें मुअज़्ज़ज़ लियू फ्यूजी, तो मैं समुंदर की गहराइयों में ये मोती तलाश करूं। लियू फ्यूजी के बोलने से पहले ही तनोया बोल पड़ी, और जब तुम उसे तलाश कर लो तो मुझे तोहफा तन दे देना कि मुझसे ज़्यादा कोई हस्ती तुम्हारे लिए ऐसी हो सकती है जिसे तुम इस कीमती मोती का तोहफा पेश करोगे। शाबान हल्की सी हंसी हंस पड़ा था। बूढ़े लियू फ्यूजी ने कहा, मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि समुंदर की गहराइयाँ आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। इस मोती को अब एक रवायत ही रहने दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सी इंसानी ज़िंदगियों की कुर्बानी दे चुका हूँ। ताहम इसकी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है। लियू फ्यूजी के पास काफ़ी वक्त गुजारने के बाद शाबान ने वहाँ से इजाज़त ली और उसके बाद तनोया के साथ उस जगह से बाहर निकल आया। मिस्टर त्योडा अभी तक वापस नहीं आए थे। शाबान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है तनोया कि आपने मुझे एक बेहतरीन इंसान से मिलाया है। दर हकीकत मिस्टर लियू बेहद शानदार आदमी हैं। अफसोस कि उन्हें उनके शायाने शान शोहरत नहीं मिली, वरना समुंदर की गहराइयों से जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो बेमिसाल है। वो मुस्कुराती निगाहों से शाबान को देखने लगी और फिर बोली, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हैरत अंगेज इंसान तुम हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिससे मेरे दादा जान मुलाकात करके खुश होते हैं। मैंने हैरत अंगेज तौर पर उनकी तवज्जो तुम्हारी जानब मबजूल देखी है। बहरतौर इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने तौर पर भी बेमिसाल हो, और सच्ची बात यह है कि अब मैं तुम्हारे बारे में अजीब अंदाज से सोचने लगी हूँ। शाबान ने उससे ये नहीं पूछा कि उसका अजीब अंदाज क्या है। वो शायद इस बात का इंतज़ार करती रही थी कि शाबान उससे ये सवाल करेगा, लेकिन मायूस होकर उसने कहा, और जब तुम वापस जाने की बात करते हो तो मेरे दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ शाबान। क्या तनोया? शाबान ने कहा, जापान में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा क़याम कर सकते हो? मेरा ख्याल है ये वक्त बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगा, और अगर मैं तुमसे ये चाहूँ कि तुम जापान को मुस्तकिल अपनी रिहाइश गाह बना लो तो ये नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि मेरा अपना एक वतन है और मैं वहाँ रहता हूँ। फिर मेरा क्या होगा? उसने उदास लहजे में कहा, और शाबान उसे खामोश निगाहों से देखने लगा। मैं समझा नहीं मिस तनोया, मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं खुद भी तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त समझता हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं, बल्कि यूँ समझो कि मेरी दोस्तों की तादाद ना होने के बराबर है। ताहम मेरा वतन वापस जाने के बाद अगर कभी तुम्हारा दिल मुझसे मिलने को चाहे तो तुम मेरे वतन आ सकती हो। मैं तुम्हारा पुरजोश इस्तकबाल करूँगा। नहीं शाबान, ये एक मुश्किल काम है कि अब मैं तुमसे जुदा हो जाऊँ। शाबान ने एक गहरी सांस लेकर घड़ी देखते हुए कहा, क्या अब मेरी वापसी मुनासिब नहीं है? पता नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। शाबान, कल मुझसे मुलाकात करोगे? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तुम मेरी वाहद दोस्त हो, शाबान ने जवाब दिया। तनोया ने बेहालते मजबूरी उसे वापसी की इजाज़त दी, और फिर वो अपने ड्राइवर के साथ उसकी रिहाइश गाह तक छोड़ने आई, जहाँ मैडम याई को और दर्दाना उसका इंतज़ार कर रही थी। तनोया ने मैडम याई को से कहा, मैडम आपका मेहमान बहुत दिलकश है, बहुत दिलचस्प वक्त गुजरा मेरा, लेकिन आप बराहे करम इसे मुझसे मिलने की मुसलसल इजाज़त दे दें।
ایک معزز انسان کی معزز بیٹی سے شابان کی ملاقات پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یائیکو نے کہا۔ شابان کل ساحل پر آؤ گے نا؟ تنویا نے پھر کہا۔ ہاں، میری تم سے ملاقات ساحل پر ہوگی، شابان نے جواب دیا، اور تنویا اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ شابان اپنے کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا تو میڈم یائیکو نے دردانہ سے کہا، مسٹر ٹیوڈا کی بیٹی شاید شابان سے متاثر ہو گئی ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہے، لیکن شابان کو کہیں اس سے محبت نہ ہو جائے۔ دردانہ نے تشویش بری نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہی تو یائیکو نے کہا، تاہم ہمیں اس بات پر نگاہ رکھنی ہوگی، ٹیوڈا بہت با اثر انسان ہے، اور یقینی طور پر ایک معزز شخص بھی، وہ شاید اس بات کو پسند نہ کرے۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے بھی جلد ہی چلے جانا چاہیے میڈم۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ جدید ترین ساز و سامان سے آراستہ ٹرالر سمندر کے سینے پر رواں دواں تھا۔ یہ ٹرالر مسٹر ٹیوڈا کی ملکیت تھا اور سمندر میں موتیوں کی تلاش پر مامور تھا۔ ان سے سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنے کا کام جاری رہتا تھا۔ اس شاندار اور قیمتی ٹرالر پر مسٹر ٹیوڈا بھی اس وقت موجود تھے اور اس کام میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ بہت ہی جدید پیمانے پر سمندر سے موتی نکالنے کا کام کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے ان کے پاس ایسے شاندار قیمتی آلات موجود تھے جو شاید ہی اس قسم کا کام کرنے والے دوسرے لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ مسٹر ٹیوڈا در حقیقت جاپان میں موتیوں کی صنعت کے شہنشاہ کہلاتے تھے۔ ان کا بہت بڑا شو روم ٹوکیو کی ایک مشہور شاہراہ پر موجود تھا اور اپنی مثال آپ تھا۔ بیرونی دنیا میں بھی اس شو روم کی بڑی وقت تھی۔ ٹرالر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا کافی دور نکل آیا، اور پھر مسٹر ٹیوڈا کے اشارے پر ایک جگہ اسے روک کر لنگر انداز کر دیا گیا۔ 5 غوطہ خور جو آکسیجن سلنڈر، آکسیجن ماسک اور دوسری ایسی تمام ضروریات سے آراستہ تھے، ایک ایک کر کے سمندر کے سینے پر اتر گئے، پھر اس کی گہرائیاں ناپنے لگے۔ اس سلسلے میں انتہائی جدید ترین پیمانے پر کام ہوتا تھا، اور سمندر کے نیچے جن حصوں کی تلاش کی جاتی تھی وہاں کی تصاویر حاصل کر کے انہیں مسٹر ٹیوڈا تک پہنچایا جاتا تھا، جہاں ماہرین اس جگہ کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے اور یہ اندازہ لگایا کرتے کہ کہاں کہاں موتیوں کے ذخائر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کام اس وقت بھی معمول کے مطابق کیا جا رہا تھا۔ ایسے کئی اور ٹرالر جو مسٹر ٹیوڈا کی ملکیت تھے سمندر کے مختلف حصوں میں اپنا کام کر رہے تھے۔ غالباً کسی خاص وجہ سے رات کے وقت کا خصوصی طور پر انتخاب کیا جاتا تھا۔ غوطہ خور ایک طویل دائرے میں پھیل کر سمندر کی گہرائیوں میں اترے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سمندر کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے لباسوں سے انتہائی طاقتور اور چوڑے شیشوں والی بڑی ٹارچیں نکالیں، اور روشنیوں کا ایک احاطہ سمندر کی تہہ پر قائم ہو گیا۔ سمندر کا یہ حصہ پوری طرح اجاگر ہو گیا تھا۔ انہیں غالباً اس جگہ کی شناخت بتا دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ پانی میں جلنے والی ٹارچوں کے ساتھ بالکل نیچے اتر کر زمین کا جائزہ لینے لگے۔ یہاں عجیب و غریب قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے جن کے درمیان ننھی کونپلیں جھانک رہی تھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں یہ کونپلیں بالکل اسی طرح موجود تھیں جیسے زمین کی بلندی پر ہوا کرتی ہیں، اور ان میں کوئی کمی نہ پائی جاتی تھی۔ ان کا رنگ ہلکا سا گلابی مائل تھا۔ پتھروں کے نیچے مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے غوطہ خور اپنے ہاتھوں میں دبے چھوٹے مخصوص آہنی ہتھیاروں سے ان پتھروں کو اپنی جگہ سے اکھاڑنے لگے۔ ان کی تمام تر توجہ اس کام پر مصروف تھی۔ آبی جانور ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے، اور غوطہ خوروں کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے بھی معقول بندوبست تھا۔ ویسے بھی جن علاقوں میں غوطہ خوری کی جاتی ہے وہاں کے بارے میں غوطہ خوروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کون سے خطرناک آبی جانور پائے جاتے ہیں۔ غوطہ خور پورے انہماق کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ دفتن ہی انہیں کچھ فاصلے پر پانی میں ہلکی ہلچل محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑے۔ انہوں نے ہلچل کو محسوس کرنے کے بعد اپنے رخ تبدیل کیے اور ان کی روشنیوں کے دائرے مختلف جگہوں پر گردش کرنے لگے۔
पानी के अंदर काम करने वाली ये टार्चें अपनी तर्ज की अजीबोगरीब टार्चें थीं और उन टार्चों ने जो मंजर उन गोताखोरों के सामने नुमायां किया वो उनके लिए इंतहाई खतरनाक था। समुंदर की तह में बगैर ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के उतरना एक नामुमकिन अमल था, लेकिन उनकी रोशनियों ने जिस शख्स को अपने अहाते में ले लिया था वो किसी ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर के बगैर पानी की तह में कलेलें कर रहा था। गोताखोरों की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा था कि वो खुश्की की मखलूक ही थी, यानी एक मुकम्मल इंसान जो नहाने का मखसूस लिबास पहने हुए था। उन्होंने उस रोशनी के अहाते में लेकर चारों तरफ उसे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पानी में तैरने वाला नौजवान एकदम सीधा हो गया था। रोशनियां पड़ते ही उसने उनकी जिद से निकलने की कोशिश की, लेकिन चौका अहाता वसी था, इसलिए उसे रुक जाना पड़ा। वो चौकन्नी निगाहों से उन लोगों को देखता रहा और फिर दफतन आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की तह में जा खड़ा हुआ। ये भी एक नाकाबिले यकीन मंजर था। चौका पानी में इस तरह तह में पांव जमाकर खड़े होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन था। गोताखोरों ने उसके बारे में एक दूसरे से गुफ्तगू करना शुरू कर दी, जो एक खास किस्म के ट्रांसमीटर पर होती थी, जिसका रिसीवर मास्क के नीचे कान के पास लगा होता है। एक ने दूसरे से कहा, यकीनन ये कोई समुद्री मखलूक है, लेकिन बिल्कुल इंसान की मानद। हम दुनिया का एक हैरत अंगेज अजूबा देख रहे हैं। बिलाशुबा क्या ख्याल है इसे पकड़ने की कोशिश की जाए? ये हमारे लिए एक नाकाबिले यकीन तजर्बा होगा। पहले यूं करो, इसकी तस्वीर बना लो, ताकि बाद में जो कार्रवाई हो उसमें हमारी कामयाबी या नाकामयाबी कुछ भी हो वो एक अलग शय तस्वर की जाए और कम से कम हम उसकी तस्वीरें महफूज कर लें। पानी में काम करने वाले कैमरे हरकत में आ गए। जवान के पास दूसरे मकसद के लिए होते थे। कैमरों की रोशनियों के झमाके नौजवान के जिस्म पर पड़े तो उसने एक बार फिर अपनी जगह छोड़ दी और तेजी से पानी की सतह पर ऊपर उठना शुरू किया। कैमरे तस्वीर हासिल कर चुके थे, चुनाचा गोताखोर अपने मखसूस अंदाज में उसके पीछे लग गए और दफतन ही नौजवान ने एक बार फिर अपनी जगह छोड़ दी और समुंदर की तह में आ गया। वो गालबन गोताखोरों को परेशान करना चाहता था, लेकिन तह में आने के बाद उसने जो हरकत की वो गोताखोरों के लिए नाकाबिले यकीन थी। उसने तह में पांव से कुछ खुरचना शुरू कर दिया और तह से स्याही सी ऊपर उभरने लगी। नौजवान ने उस तेजी से अपने पैरों को जुम्बश दी कि स्याही का तूफान पानी में बुलंद हो गया और रोशनियां मानद पड़ गईं। गोताखोरों ने अपनी जगह तब्दील कर ली। वो इस बात से भी खौफजदा थे कि कहीं इस आबी मखलूक की जानब से और कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे उन्हें नुकसान पहुंच जाए, लेकिन इस स्याही से फायदा उठाकर नौजवान ना जाने कहां गायब हो गया। ये बिल्कुल समुद्री जानवर ऑक्टोपस जैसी हरकत थी, जो खतरे के वक्त अपने जिस्म से स्याह मादा खारिज करके दूसरों की निगाहों से उज्जल हो जाया करता है। जब गोताखोरों के सामने से स्याह धुंध छुटी तो उन्होंने वहां किसी को मौजूद ना पाया। कुछ दूर वो इधर उधर उस नौजवान की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें मायूसी हुई और वो आपस में इस पर तबसरा करने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, वो हमारे कैमरों में महफूज हो गया है। बिलाशुबा हम उसे अपनी दुनिया का हैरतनाक तस्वर करार दे सकते हैं, जिसे हकीकत कहना एक मुश्किल काम है, लेकिन अब हमें अपना काम जारी कर देना चाहिए। सब ने इस बात से इत्तफाक किया और एक बार फिर वो जमीन की तह में अपने काम में मसरूफ हो गए। उनके लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर था जब तक उन्हें समुंदर की तह में अपना काम सर अंजाम देना था। उसके बाद दूसरी टीम की ड्यूटी शुरू हो जाती थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में जितनी ऑक्सीजन मौजूद होती थी उसके इस्तेमाल से पहले उन्हें सतह पर पहुंच जाना चाहिए था। चुनाचा वो मखसूस तरीके से काम करते रहे। उन्होंने जमीन की तस्वीर हासिल की और बहुत सी जगहों को खोद खोद कर देखा। वहां से जो कुछ उन्हें हासिल हुआ उसके नमूने लेकर बल आखिर वो समुंदर की तह में ऊपर की जानब उठने लगे। ऊपर से भी उनके सिलसिले में मुसलसल कार्रवाई हो रही थी और उनका एक मखसूस राब्ता ऊपर से कायम था, लेकिन अभी इस सिलसिले में उन्होंने ऊपर वालों को कोई हदायत नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद वो ट्रालर पर पहुंच गए और उसके ऊपर चढ़ गए। उनकी जगह 5 नए गोताखोर समुंदर की तह में जाने के लिए तैयार थे।
उन्होंने अपने अपने लाए हुए नमूने एक जगह रखे। मिस्टर ट्योडा उनसे इस सिलसिले में सवालात करना चाहते थे। उन्होंने अपने लिबास उतारे और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। ट्रालर के किचन से चाय तैयार होकर आ गई थी। मिस्टर ट्योडा ने उन्हें अपने सामने मेज पर बैठने की पेशकश की और जब वो बैठ गए तो उन्होंने कहा, हाँ अब तुम बताओ कि हमारा ये काम किस हद तक कामयाब हो सकता है। क्या समुद्र की तह में तुमने ऐसे निशानात पाए हैं जो हम वहाँ मोतियों के ज़खायर की मौजूदगी का पता देंगे? जी हाँ, हम नमूने हासिल कर लाए हैं और मेरा ख्याल है ये जगह हमारे लिए काफ़ी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। लेकिन जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो यकीनन आपके लिए भी नाकाबिले यकीन होगी। वो मुतजस्सिस निगाहों से उन्हें देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, मसलन क्या बात? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि समुद्र की तह में हमने एक ऐसे नौजवान को देखा जो किसी ऑक्सीजन मास्क के बगैर या सिलेंडर के बगैर समुद्र की गहराइयां खंगाल रहा था? मतलब उन्होंने किस कदर हैरान लहजे में कहा, हमने एक ऐसे नौजवान को देखा और जिसके बारे में हम दावे से ये बात कह सकते हैं कि वो समुद्र ही की मखलूक है। क्या उसका जिस्म मुकम्मल था? ट्यूडा ने सवाल किया। इंतहाई मुकम्मल। ना सिर्फ मुकम्मल बल्कि वो अपने जिस्म पर जो लिबास पहने हुए था वो भी एक जदीद तरीन लिबास ही था। फिर तुम उसे समुद्री मखलूक की कैसे करार दे रहे हो? आप खुद तसव्वुर कर लें, पानी के नीचे काफी गहराई तक उतरा जा सकता है, वो वापस जाकर सांस ले सके, लेकिन समुद्र की तह में क्या किसी इंसान का बगैर किसी बैरूनी सहारे के उतर जाना मुमकिन है? कतई नहीं, उन्होंने जवाब दिया। यही बात उसे दूसरों से मुनफरिद करार देती है। हम उसे कोई बेहतरीन तैराक या गोताखोर समझ सकते थे, लेकिन बेहतरीन तैराक या गोताखोर समुद्र की एक मखसूस गहराई तक जा सकता है। इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत कहाँ कि वो तह में पहुंचकर भी कुछ देर वहां ठहर सके, लेकिन वो बस अंदाज में वहां मौजूद था कि आप अगर खुद देखते तो हैरान रह जाते। यूं लगता था जैसे समुद्र के नीचे उसके तमाम अज़ा मुकम्मल तौर पर उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे समुद्री मछलियां या दूसरे आबी जानवर। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उसने जो कुछ किया वो आपको मजीद हैरान कर देगा। क्या? मिस्टर ट्यूडा ने सवाल किया और जवाब में वो लोग अपनी कोशिशों की दास्तान सुनाने लगे जिसके नतीजे में उन्हें समुद्री धुंध से दो चार होना पड़ा था। मिस्टर ट्योडा के चेहरे पर भी हैरानी के आसार शदीद हो गए थे और वो उन पांचों को नाकाबिले यकीन निगाहों से देखने लगे। जब वो खामोश हुए तो उन्होंने कहा, आप लोगों को यकीन है कि आपने कोई अनोखा ख्वाब नहीं देखा। समुद्र की गहराइयां ख्वाब देखने के लिए नहीं होती, वहां तो जान बचाने का तसव्वुर सबसे ज्यादा अहम होता है। चुनाचा किसी किस्म का ऐसा कोई ख्याल भी नामुमकिन है। यानी आपने पूरे होशो हवास में ये मंजर देखा। आप हमारे होशो हवास पर शक कर सकते हैं, लेकिन इन कैमरों में जो उसकी तस्वीरें महफूज हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। ओह गुड, गोया तुम लोगों ने उसकी तस्वीर हासिल कर ली हैं। हाँ, ये काम हमने कर डाला है। वाकई तुमने मुझे सख्त हैरान कर दिया। क्या ऐसे किसी इंसान का वजूद समुंदर में हो सकता है? हम आबी मखलूक के बारे में जिस कदर ज़्यादा जानते हैं वो यही है कि बाद आबी जानवर बहुत हैरतनाक होते हैं, लेकिन तुम लोग कहते हो कि वो एक मुकम्मल इंसान था। हो सकता है कि किसी इंसान ने अपने आप में इस तरह कुव्वतें बेदार की हों कि वह समुंदर की तह में भी बहुत देर तक रह सके। आप मुनासिब फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना हैरतनाक वाक़या इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं इन तस्वीरों को देखने के लिए मुतजस्सिस हो गया हूँ। हम फिल्म रोल आपके हवाले किए देते हैं। हमारे तमाम ही कैमरे में इसकी तस्वीर मौजूद हैं। हमने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर बनाने की कोशिश की ताकि वो ज़ाया ना होने पाए। ठीक है, ये काम भी मेरे लिए इंतहाई दिलचस्प होगा। चुनांचा अब तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और मुझे अपनों कैमरों के रोल दे दो ताकि मैं उनके प्रिंट बना लूं। ये सारा इंतजार भी ट्रालर में मौजूद था। मिस्टर ट्योडा ने कोई भी शोबा खाली नहीं छोड़ा था। फिल्मों के रोल लेकर वो अपने डार्क रूम में पहुंच गए जो ट्रालर के एक बड़े कमरे के एक हिस्से में बना हुआ था। इसलिए यहाँ किसी फिल्म के प्रिंट बनाने के इंतजामात भी किए गए थे। ट्यूडा अपने काम में मसरूफ हो गए और बहुत देर तक वो इस काम में लगे रहे।
इतनी देर तक दूसरी टीम भी अपना काम करके वापस आ चुकी थी और फिर जब उन्होंने उन फिल्मों के बनाए हुए प्रिंट देखे तो उनकी आंखें भी शिद्दत हैरत से फैल गईं। उन्होंने उनमें से कुछ अल्लार्जट भी बनाए थे और इन तस्वीरों में वो नौजवान नुमाया नजर आ रहा था। गोया गोताखोरों की कही हुई बात गलत नहीं थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान था जिसके जिस्म पर एक मखसूस किस्म का अंडरवेयर था जो पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जिस्म बिल्कुल मुतनासिब था। पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक उसे एक मुकम्मल इंसान ही करार दिया जा सकता था। खुशकी की दुनिया का इंसान, लेकिन वो समुंदर की तह में इस अंदाज में कैसे पहुंच गया? उसके अंदर ऐसी कौन सी कुव्वतें और सलाहियतें पोशीदा थीं? ये नौजवान आखिर यहाँ आया कहाँ से? जबकि मिस्टर ट्यूडा को हटोया के रहने वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। उसके नकूश भी जापानियों जैसे नहीं थे बल्कि एशिया के किसी और मुल्क से ताल्लुक रखता था। वो काफ़ी देर तक उस काम में मसरूफ़ रहे। उन्होंने ये प्रिंट महफूज कर लिए थे और फिर गहरी सांस लेकर बाहर निकल आए। वो टीम तो आराम करने जा चुकी थी जो अपना फ़र्ज पूरा करके आ गई। अलबत्ता दूसरी टीम के अरकान से वो ये मालूमात करने लगे कि क्या उन्होंने भी समुंदर में किसी इंसान को देखा था, लेकिन उस बात पर सब ने लाइल्मी का इजहार किया। वो अपने काम में मसरूफ़ रहे, लेकिन ये अनोखी मखलूक उनके जहन पर मंजमद हो गई थी। दूसरे दिन अपने मामूलात से फारग होने के बाद वो एक बार फिर ये तस्वीर लेकर बैठ गए और उस पर गौर करते रहे। पानी के नीचे की तस्वीर थी और उनमें जो नौजवान चेहरा नजर आ रहा था जो गोताखोर टीम के बयान की तस्दीक कर रहा था। नौजवान के चेहरे से ये एहसास ही नहीं होता था कि पानी किसी तरह उसके लिए परेशान कुन है। उसकी आंखें खुली हुई थी और होंठों के जाविये भी इस बात का इजहार नहीं करते थे कि वो अपने आप को पानी से महफूज रखने की कोई ख़ास कोशिश कर रहा था। आखिर ये अनोखी मखलूक है कौन और उसका ताल्लुक कहाँ से है? फिर फौरन ही उन्हें लियू फ्यूजी का ख्याल आया। वो समुद्री मालूमात रखते थे और इस सिलसिले में बिलाशुबा मिस्टर ट्यूडा अपने बाप से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। उन्होंने आखिर अपने बाप से इस सिलसिले में मशवरा करने का फैसला कर लिया और उसके बाद वो उनकी रिहाइश गाह पर पहुंच गए। मिस्टर लियू फ्यूजी अपने मामलात में मशगूल थे। ट्यूडा को देखकर उन्होंने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं और बोले, आह मेरे बेटे, तुम्हें मेरे पास आने की फुर्सत कैसे मिल गई? आपका हुक्म जब भी होता है मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। क्या आप मुझसे इस सिलसिले में कुछ नाराज हैं? ओहो हरगिज नहीं। मैं जानता हूँ कि मसरूफियत क्या चीज़ होती है और एक बड़ा आदमी बनने के लिए इंसान को क्या क्या मेहनतें करना होती हैं। खैर आओ कहो, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास किसी खास काम से आए हो या ऐसे ही मुझे देखने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में बेदार हो गई थी? आपको देखने का तो मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रहता हूँ, लेकिन इस वक्त वाकई आपके पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। बैठो और मुझे बताओ वो काम क्या है। मुझे ये बताइए कि समुंदर में ऐसी किसी मखलूक का वजूद हो सकता है जो 100% खुशकी की रहने वाले इंसान से मुशाहबत रखती हो। उसके हाथ पांव सर के बालों से लेकर नाखूनों तक बिल्कुल इंसानों जैसे हों और वह पानी में बगैर किसी ऑक्सीजन के तह तक पहुंच जाए। फ्यूजी ने दिलचस्प निगाहों से उनको देखा और बोला, क्या तुम्हारा वास्ता ऐसी मखलूक से पड़ा है? हाँ, समुंदर में किसी भी अनोखी शय का होना तो एक आम सी बात है, क्योंकि अभी समुद्री दुनिया के बारे में इंसानी मालूमात इस हद तक नहीं पहुंची कि हम हर चीज से वाकफियत का इजहार कर दें। लेकिन बिल्कुल इंसानों जैसा कोई वजूद आज तक समुद्री मखलूक की शक्ल में नहीं देखा गया। अलबत्ता तुम उसे इस बात से इनकार करते हो कि वो खुशकी ही की कोई मखलूक, मेरा मतलब है कोई इंसान हो। मगर समुंदर की तह में खुशकी पर रहने वाला कोई वजूद इस तरह नहीं पहुंच सकता। आप खुद एक अजीम गोताखोर रह चुके हैं और जानते हैं कि समुंदर की गहराइयों तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। मैं खुले समंदर की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ही ऑक्सीजन या किसी मास्क के बगैर पानी में किस तरह वक्त गुजारा जा सकता है। मेरा ख्याल है तुम वो तस्वीर देख लो और फैसला कर लो कि ये सब कुछ क्या है। ट्यूडा ने अपने लिबास से एक लिफाफा निकाला और उसमें पहली तस्वीर निकालकर फ्यूजी के हवाले कर दी।
लियू फ्यूजी ने दिलचस्प निगाहों से उस तस्वीर को देखा और फिर चौंक पड़े। उनका मुंह हैरत से खुल गया था। इस दौरान मिस्टर ट्यूडा ने दूसरी और भी कई तस्वीर निकालकर उनके सामने रख दी थीं। लियू फ्यूजी ने अपने सामने ये तस्वीरें फेर कर उनका जायजा लेते रहे और फिर उनके हलक से एक कहका निकल गया। ट्यूडा हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगे। मैं आपकी हंसी की वजह नहीं समझ सका, ट्यूडा ने कहा, और लियू फ्यूजी मुसलसल कहके लगाने लगे और फिर उन्होंने कहा, बहुत उम्दा समुद्री मखलूक दरियाफत की है। बिलाशुबा तुम इस नौजवान के बारे में जिस कदर हैरान कुन बातें मुझे बताओगे मैं तस्लीम कर लूंगा। मैं कुछ भी नहीं समझा। क्या तुम इस समुंदर की मखलूक से दोबारा मिलना चाहते हो माय डियर ट्यूडा? आपकी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई। बराह करम मुझे बताइए आपकी इस हंसी की वजह क्या है? समुंदर की ये मखलूक अभी पिछले ही दिन हमारे यहाँ रात का खाना खा चुकी है। वैसे मुझे यकीन है कि अभी तक ये शोनी गांव के यहाँ मुकीम होगी। तुम अगर चाहो तो इससे मुलाकात के लिए शोनी गांव के घर जा सकते हो। क्या आप? हाँ, मैंने कहा ना, मैं एक दिन पहले ही इससे मिल चुका हूँ और इससे मिलकर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ हूँ। ये समुद्री मखलूक तुम्हारी बेटी की दोस्त है। लियू फ्यूजी के इंकशाफात ट्यूडा के लिए इंतहाई हैरान कुन थे। वो मुंह फाड़े अपने बाप को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, गोया आपका मतलब है कि ये कोई खुशकी का नौजवान है जिसे हमने समुद्र की गहराइयों में देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ये तस्वीर बहुत हैरान कुन है और मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। वैसे तनोया कहती थी कि वो बेहतरीन तैराक है, लेकिन कोई भी बेहतरीन तैराक समुंदर की तह तक नहीं पहुंच सकता, नामुमकिन। हाँ, मैंने तुमसे जो कहा है वो बिल्कुल सच है। ये एशिया के एक मुल्क का नौजवान है और शोनी गांव के यहाँ बतौर मेहमान आया हुआ है। तनोया से साहल पर इसकी दोस्ती हो गई और इसने उसे अपने घर खाने की दावत दी। तुम मौजूद नहीं थे। मैंने उससे मुलाकात की और बिलाशुबा उससे एक दिलचस्प नौजवान पाया और सबसे बड़ी बात ये कि वो जापानी ज़बान अच्छी तरह जानता है। उसने शोनी गांव की बेटी से ये ज़ुबान सीखी है। ट्यूडा पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उसने पुरख्याल लहजे में कहा, अगर ऐसी बात है तो हम दुनिया का हैरत अंगेज तरीन उसे नौजवान करार दे सकते हैं। ऐसा कोई शख्स मेरे लिए हद से ज्यादा कार आमद हो सकता है। मैं शोनी गांव के घर जाकर उससे मुलाकात करूंगा। मगर इन तमाम तस्वीरों को देखें, समुंदर के नीचे ये बिल्कुल समुद्री मखलूक की मानद ही नजर आता है। ओह हैरत अंगेज! ट्यूडा पुरख्याल अंदाज में अपना दाहना रुखसार खुजाता रहा। नौजवान के बारे में तफसीलात सुनकर उसे इंतहाई हैरत हुई थी। देर तक वो अपने बाप के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करता रहा और मिस्टर लियू फ्यूजी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि समुंदर के नीचे उसके चेहरे के तासरात हैरान कुन हैं। ट्यूडा ने तनोया को अपने बाप पास तलब किया। वो मुस्कुराती हुई अपने बाप के सामने पहुंची थी। ट्यूडा ने उससे कहा, कहो तुम्हारे मशागल क्या हैं आजकल? कैसा वक्त गुजार रही हो? बिल्कुल ठीक पप्पा, मामूल के मुताबिक कोई खास बात नहीं है। सुना है शोनी गांव के यहाँ ठहरे हुए किसी नौजवान से तुम्हारी दोस्ती हो गई है। कौन है वो और उसका नाम क्या है? ओह पप्पा, उसका नाम शाबान है। बहुत ही दिलचस्प और दिलकश नौजवान है। मैंने उसे अपने घर पर खाने पर बुलाया था, मगर आपसे उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। आप तो इतने मसरूफ रहते हैं पप्पा कि मेरे दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं होता आपके पास। मैं उससे मिलना ज़रूर पसंद करूंगा। तुम ये बताओ कि उसे कब मुझसे मिला रही हो? आज ही रात को पप्पा, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो। उसने कहा, ठीक है, मैं रात को उसका इंतज़ार करूंगा। ट्यूडा ने कहा और फिर वो अपनी बेटी से शाबान के बारे में मुख्तलिफ सवालात करते रहे। उसने उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, लेकिन ट्यूडा को सिर्फ उस नौजवान से सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि वह समुंदर की तह में बगैर किसी ऑक्सीजन मास्क के पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वो इंतहाई आला दर्जे का तैराक है और इससे बहुत से अनोखे काम लिए जा सकते हैं। ऐसे कारआमद आदमी को ट्यूडा हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। उधर शाबान अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मशागल में मसरूफ़ था और इंतहाई कोशिश कर रहा था कि समुंदर की तह में से वो रिवायती मोती तलाश करके, जिसकी तस्वीर उसने लियू फ्यूजी के पास देखी थी। अगर लियू फ्यूजी का कहना दुरुस्त था तो ये मोती समुंदर की तह में कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ था।
रॉबर्ट हाक अपनी जिंदगी की बदतरीन नाकामियों से दो चार हो रहा था। वो अपने साथी ट्यूड और मार्क के साथ उन लोगों का ताकुब करता हुआ टोक्यो पहुंचा और उसने बेहतरीन इंतजामात के साथ एक होटल में क़याम किया। अपने दोनों साथियों से मशवरा करके उसने फैसला किया कि किसी ऐसे जरिए को इस्तेमाल किया जाए जिससे शाबान जिंदा सलामत और बगैर किसी तकलीफ के उनके कब्जे में आ जाए। हेड क्वार्टर की जानब से यही हदायत की गई थी कि शाबान को एहतियात के साथ अगवा करके उन तक पहुंचा दिया जाए ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। रॉबर्ट हाक ने सबसे पहले ये मालूमात हासिल की कि टोक्यो में उन लोगों का राब्ता किसी खास आदमी से तो नहीं है, और उन मालूमात के नतीजे में फौजी याओ उनके इल्म में आए। फौजी याओ के बारे में मुफसिल मालूमात हासिल हो गई थी। चुनाचा रॉबर्ट हाक ने इंतहाई जहानत से काम लेकर वो ज़राए हासिल किए जिनसे उसे ये मालूम हो गया कि फौजी याओ असद शराजी के दोस्त हैं और यहाँ उन लोगों को हर तरह की सहूलतें पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। और फिर जब इस बात का इल्म हुआ कि फौजी याओ उन लोगों के लिए सैर व सियाहत का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो रॉबर्ट हाक ने अपनी पहली बेहतरीन कोशिश की और एक मकामी शख्स को अच्छे मुआवजे पर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह मिस्टर फौजी याओ के भेजे हुए आदमी से पहले वहां पहुंच जाए और उन लोगों को अपने साथ ले आए। उस शख्स को पूरा प्लान बता दिया गया और उससे कहा गया कि वह उनके ड्राइवर की हैसियत से उन लोगों की सैर व सियाहत के बहाने एक मखसूस जगह ले आए जहां मिस्टर रॉबर्ट हाक मौजूद होंगे और बाकी काम वहां बाआसानी कर लिया जाएगा। लेकिन पहले मरहले पर उन्हें नाकामी की बुरी खबर सुनना पड़ी जब उस मकामी शख्स ने वापस आके बताया कि उसकी बदकिस्मती से ये प्लान फेल हो गया और इससे पहले कि उन लोगों को अपने साथ ले आता, फौजी याओ का भेजा हुआ असल आदमी भी वहां पहुंच गया और उसने उन लोगों को सैर व सियाहत के लिए हासिल कर लिया। मकामी आदमी ने बताया कि अगर वो लोग फौरन ही वहां से निकल आते तो यकीनन कामयाबी हासिल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त तलब किया और बस यही वक्त तलबी करना नुकसानदा साबित हुआ और असल आदमी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे फरार होते ही बन पड़ी। इस पहली नाकामी ने रॉबर्ट हाक को बहुत दिल बर्दाश्ता किया और उसके बाद वो ये मंसूबे बनाने लगा कि अब कोई ऐसा बेहतर इक़दाम किया जाए जिसके तहत शाबान को हासिल करना आसान हो जाए। और इस सिलसिले में वो उसके साथी सायों की तरह शाबान, मैडम याई को और दर्दाना के पीछे लगे रहे। उन्हें इल्म हुआ कि ये लोग एक पार्क में जापान का खसूसी जश्न देखने जा रहे हैं और इस जश्न में जो कुछ होना था उसके लिए रॉबर्ट हाक ने एक बार फिर उस शख्स से राब्ता किया जो पहली बार नाकाम हो चुका था। उसे इस दूसरे मनसब के लिए दोबारा मुआवजे की पेशकश की गई और मुआवजा पेश की अदा कर दिया गया। रक्स के दौरान एक खास किस्म का समांग भरा जाना था जिसके तहत ये काम आसान हो सकता था और यहाँ भी रॉबर्ट हाक उन लोगों का निगरान था, लेकिन उसने देखा कि शाबान को अपनी तहवील में लेने वालों में से वो शख्स जो रॉबर्ट हाक का खास आदमी था शाबान के हाथों बेहोश हो गया और दूसरा शख्स जिसे उस शख्स ने ही अपने हाथ से शामिल किया था वहां से निकल भागा। रॉबर्ट हाक का चेहरा तारीक हो गया। ये दूसरी नाकामी भी उसके लिए बहुत ही अफसोसनाक थी। बहरतौर उसके बाद उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका जिसके तहत वो शाबान पर हाथ डाल सकता। दूसरी तरफ उसे हेड क्वार्टर का खौफ भी था। अपना मनसब बरकरार रखने के लिए हेड क्वार्टर की हदायत पर अमल करना बेहद ज़रूरी था। काफ़ी अरसे कबल डॉक्टर शरफ के सिलसिले में भी वो हेड क्वार्टर की अहकामात की तामील में नाकाम रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली गई थी क्योंकि असल नुकसान उठाने वाले वो लोग थे जो समुंदर की नज़र हो गए और अपने मकसद में कामयाब नहीं रहे थे। रॉबर्ट हाक के मामूलात जारी थे और फिर उसे मालूम हुआ कि ये तीनों यहाँ से कहीं बाहर जाने का इरादा रखते हैं। ये नहीं पता चल सका कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चौंका रॉबर्ट हाक खुद भी एक बाअमल इंसान था। चुनाचा उसने ऐसे इंतजामात कर लिए कि जिस वक्त भी ये किसी भी शक्ल में रवाना हो वो उनका ताक़ुब कर सके। और फिर एक कार उसने देखी जो उन लोगों को लेकर एक लंबे सफर पर रवाना हुई और रॉबर्ट हाक ट्यूड और नए साथी मार्क के साथ दूसरी कार में उनके ताक़ुब में मौजूद था।
फिर एक और शहर पहुंचने के बाद उसने लोगों को ट्रेन में सवार होते देखा। वो सख्त परेशान हो गया, लेकिन मरता क्या ना करता, चुनाचा उसने भी अपनी लाई हुई गाड़ी बेयारो मददगार छोड़ दी और एक बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने का फैसला करके खुद भी अपने साथियों के साथ ट्रेन में सवार हो गया। और फिर रास्ते में उन लोगों पर निगाह रखना एक मुश्किल काम साबित हुआ, लेकिन खुशबख्ती ने उसका साथ दिया और उसने उन्हें हटोया पहुंचते हुए देख लिया। फिर हटोया में रॉबर्ट हाक और उसके साथियों ने वहां पर उनका ताकुब किया जहां मैडम याइको की क़यामगाह थी, और ये मालूमात हासिल करके मुतमिन हो गए कि मैडम याइको उन्हें अपने घर लाई है। इसी रात रॉबर्ट हाक ने अपने दोनों साथियों डेविड और मार्क के साथ मीटिंग की और बोला, ये छोटा सा मसला जिस कदर मुश्किल साबित हुआ है हमारे लिए, हम उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि हम इतने बड़े इदारे के कारकुन होने के बावजूद एक छोटा सा काम सर अंजाम नहीं दे सके। डेविड ने पुरख्याल अंदाज में कहा, यहाँ तक उसकी किस्मत उसका साथ देती रही है मिस्टर हाक, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोताही हमसे भी हुई है। क्या मैं यही जानना चाहता हूँ ताकि इस बार हम जो कदम उठाएं वो मुकम्मल तौर से मुअस्सर और हमारे लिए कार आमद हो। दरअसल हमने बहुत ही मामूली पैमाने पर उसके खिलाफ काम किया। वो एक अनोखी शख्सियत का मालिक है और इसका अंदाज़ा आपको बहुत पहले भी हो चुका था। हमने आम किस्म के लोगों से उसके खिलाफ काम लेने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ मिस्टर रॉबर्ट हाक के हमें रोज़े अव्वल ही से बिज़ाते खुद उसके लिए काम करना चाहिए था। खैर, जो कुछ हुआ वो तो हो ही चुका है। अब यूं करना चाहिए कि हम किसी की मदद के बगैर खुद ही यहाँ पर तमाम काम करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये औरत जो जापानी है और उन लोगों की साथी है, यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आई, बल्कि इसका मकसद सियाहत थी। खैर, यहाँ साहल भी है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लड़का यानी शाबान समुंदर में तैरने का शौकीन है। हमें उसके लिए बेहतरीन इंतजामात करने होंगे। अगर हम ज़ैरे समंदर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वो हमें तन्हा मिल जाएगा, क्योंकि बाहर तो उसके साथ बेशुमार लोग होते हैं, जबकि समुंदर में वो तन्हा ही होता है। रॉबर्ट हाक अपने साथी की सूरत देखने लगा। उसकी बात रॉबर्ट हाक की समझ में आ रही थी। चुनाचा उसने पुरजोश लहजे में कहा, मैंने इसलिए तुम लोगों के साथ ये मीटिंग की है कि तुम मुझे कोई बेहतरीन मशवरा दो। तुम्हारा क्या ख्याल है मार्क? सर, मैं डेविड से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हम खुद ही ये काम सर अंजाम देंगे और खुशबख्ती ये है कि हम तीनों ही बेहतरीन तैराक हैं। हमारे लिए यहाँ गोताखोरी के लिबास हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम उसे समुंदर में पकड़ना चाहें तो उसके लिए हमें खसूसी इंतजामात करने होंगे। यूं किया जाए सर तो गलत नहीं होगा कि हम में से एक की ड्यूटी उस पर मुस्तकिल लगी रहे और बाकी 2 अफराद उस काम में मसरूफ हो जाएं। रॉबर्ट हाक ने अपने साथियों से इत्तफाक किया और उसके बाद कस्बा हिटोया में उनके लिए यह खरीदारी मुश्किल साबित ना हुई जो उनके काम आ सकती थी। उसके अलावा एक बेहतरीन रिहाइशगाह तलाश की गई जो उस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं थी जहां शाबान का क़याम था, और यूं डेविड की ड्यूटी उस बात पर लगा दी गई कि वो शाबान के एक एक लम्हे की मसरूफियात से बाखबर रहे और उन्हें उसके बारे में रिपोर्ट देता रहे। चुनाचा एक तवील मनसूबा बंदी कर ली गई और उसके साथ ही रॉबर्ट हाक ने अपने लिए वो तमाम आसानियां फराहम कर लीं जिनके तहत शाबान का अगवा मुमकिन हो सके। इस बात पर वो सभी मुत्तफिक हो गए कि शाबान को समुंदर में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। डेविड ने मिस्टर हाक को रिपोर्टें दी। उसने कहा कि वो समुंदर के किनारे अक्सर देखा जाता है और दोनों खिवातीन उसके साथ होती हैं। फिर उसने ये रिपोर्ट भी रॉबर्ट को पेश की कि उसकी मुलाकात मकामी मोतियों के ताजर ट्यूडा की बेटी तनोया से हुई है और दोनों एक साथ सैर सियाहत करते रहते हैं। समुंदर में भी उनका गुजर होता है, लेकिन रॉबर्ट तमाम तर इंतजामात करने के बावजूद अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं पा सका था कि वो शाबान को समुंदर में पकड़ने की कोशिश करे। फिर डेविड की नई रिपोर्टें रॉबर्ट को मसूल हुई और जो आखिरी रिपोर्ट थी वो बहुत ही शानदार थी। डेविड ने बताया कि रात की तारीकी में शाबान अपनी मुहाफ़िज़ औरतों के बगैर साहल समुंदर पर गया और पानी में दाखिल हो गया। उसने बताया कि वो काफ़ी रात गए तक
अपनी रिहाइश गाह में चला गया। ये इतला सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, रॉबर्ट ने कहा। हो सकता है वो इत्तफाकन ही समुंदर में चला गया हो। नहीं सर, मेरा ख्याल कुछ और है। क्या? गालबन वो दोनों समुंदर में उसकी तफरीहात में मज़ाहम होती हैं। चुनांचे उसने रात का ये हिस्सा इसलिए मुंतखब किया है कि उन दोनों औरतों की मज़ाहमत ना हो। ऐसे हालात में मेरा ख्याल है हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। हमें ये जायज़ा लेना होगा कि दूसरी रात भी वो समुंदर में जाता है या नहीं। अगर कल की रात वो समुंदर में गया तो हम यकीनी तौर पर उसका तआकुब करेंगे, और मेरा ख्याल है कि हमें उन तमाम तर इंतजामात के साथ साहल पर मौजूद रहना चाहिए, रॉबर्ट ने कहा, और डेविड ने गर्दन हिला दी। डेविड मुसलसल अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और पूरी तरह शाबान की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए था। रात को वो तमाम तर इंतजामात करके साहल पर पहुंच गए और एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां से वो साहल और शूनी गांव की रिहाइश गाह पर निगाह रख सकें। वो वक्त तकरीबन 11:15 बजे का था जब डेविड ने अचानक ही रॉबर्ट हाक का शाना दबाया और रॉबर्ट हाक चौंक कर ड्यूड के इशारे की जानब देखने लगा। 100% शाबान ही था जो शूनी गांव की रिहाइश गाह से चोरों की तरह बाहर निकला था। तीनों ने खुशी से हाथ मिलाए, गोया उनकी आज की ये मेहनत कारगर रही थी। इंतजामात तो पहले ही करके आए थे। वो समुद्र की गहराइयों में उस पर जाल डालकर उसको गिरफ्तार करना और फिर उसे गाड़ी तक लेकर आना उनका काम था, जो उन्होंने एक सिमत खड़ी कर रखी थी, और इस गाड़ी में शाबान को महफूज तरीके से ले जाया जा सकता था। बाद के इंतजामात तो बाद में भी किए जा सकते थे, हर चंद के वो काम भी बहुत मुश्किल था। शाबान आहिस्ता आहिस्ता साहल तक पहुंचा। उस वक्त साहल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। हाँ, बहुत फासले पर मोतियों की तलाश में निकलने वाले ट्रालर नजर आ रहे थे जो समुद्र के सीने पर अपने काम में मसरूफ थे। शाबान टहलता हुआ साहल पर पहुंच गया। शूनी गांव की रिहाइश गाह में मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। फिर एक जगह पहुंचकर शाबान ने अपना लिबास जिस्म से जुदा किया और सिर्फ स्विमिंग ड्रेस में मलबूस रह गया और पानी की लहरों से खेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। रॉबर्ट हाक और उसके साथियों ने तमाम तर तैयारियों के साथ आगे रेंगना शुरू कर दिया। उनके जिस्मों पर गोताखोरी के लिबास तो पहले से मौजूद थे, सिर्फ वो ऑक्सीजन मास्क उन्हें अपने चेहरे पर फिट करना था। और जब उन्होंने शाबान को इंतहाई गहराई तक पहुंचते देखा तो वो तेजी से पानी में उतरते चले जा रहे थे और उनकी निगाहें सिमत का जायजा ले रही थीं। जहां उन्होंने शाबान को समुंदर में नीचे उतरते देखा था, शाबान बड़े पुरअत्मीनान अंदाज में समुंदर की गहराइयां तय कर रहा था और खुशकिस्मती से रॉबर्ट हाक और उसके दोनों साथियों को वो नजर आ गया। पानी के नीचे की पुरइसरार दुनिया खामोश थी। इस वक्त आबी जानवरों की नकलो हरकत भी बंद हो गई थी और समुंदर ऊपर की निस्बत नीचे बहुत पुरसकून था। वो लोग अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ नीचे उतरते रहे और उन्होंने शाबान को निगाहों में रखा, लेकिन समुंदर के नीचे इस कदर गहराइयों में उतरना उनके बस की बात नहीं थी। वो कुछ खौफजदा से होने लगे। शाबान के सिलसिले में ये बात उन तीनों ने बीक वक्त सोची थी कि वो इंसानी हैसियत नहीं रखता, क्योंकि इंसान का बगैर ऑक्सीजन वगैरह के समुंदर की गहराइयों में इतने नीचे तक उतर जाना आसान काम नहीं था। रॉबर्ट हाक ने अपने साथियों को देखा और फिर इशारे से कहा कि अब इससे ज्यादा उतरने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह खुद उनके लिए मुश्किल दरपेश होगी। उन्होंने कहा अब उस पर अपने फंदे फेंक देने चाहिए। उन्होंने एक मुसल्लस बनाया और उस पर तीनों तरफ से उस पर झटने की कोशिश करने लगे। शाबान को समुंदर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। वो रुक गया और उन तीनों को देखने लगा। न जाने उसके देखने की कुव्वत क्या थी, लेकिन रॉबर्ट हाक और उसके साथियों ने महसूस किया कि वो पूरी तरह उनकी जानब मतवज्जा है। तब रॉबर्ट हाक ने वो मशीनी फंदा उसकी तरफ फेंका जिससे उसे आसानी से जकड़ा जा सकता था। उस मशीनी फंदे में एक खास किस्म का तार लगा हुआ था जो नायलॉन से बनाया गया था। फंदा उसके करीब पहुंचा तो अचानक ही शाबान ने समुंदर में गोता लगाकर उस फंदे को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर एक जोरदार झटके से उसने मार्ग को अपनी तरफ खींच लिया।
मार्क पानी में कलाबाजियां खा गया था, लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट हाक और डेविड ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रस्सियों के फंदे उसकी जानब लपके, लेकिन ये एक हैरतनाक बात थी कि शाबान गैर मामूली कुव्वत का मुजाहरा करते हुए और गैर मामूली फुर्ती का सबूत देते हुए अपने आप को उन फंदों की गिरफ्त से बचाने की कोशिश कर रहा था। और दर हकीकत वो तीनों नर्वस हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी नाकामी सामने नजर आ रही थी। शाबान जगह तब्दील करता रहा, गालिबन वो उनसे दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन ये उनकी आखिरी कोशिश थी। उसके बाद नहीं कहा जा सकता था कि मजीद कामयाबी के लिए उन्हें क्या करना होगा। चुनांचे वो अपनी इस कोशिश को इंतहाई हद तक पहुंचा देना चाहते थे, और इसके नतीजे में वो इससे ज्यादा से ज्यादा करीब होते जा रहे थे। मशीनी जरिए से फेंकी जाने वाली रस्सी के फंदे उनके इंतहाई कोशिशों के बावजूद नाकाम रहे थे और शाबान उनमें नहीं जकड़ सका था। लेकिन फिर रॉबर्ट हाक का एक फेंका हुआ फंदा उसके शानों के गिर्द कस गया और रॉबर्ट हाक ने खुशी से गर्दन हिलाई। शाबान उस फंदे में फंस गया था। रॉबर्ट हाक बर्क रफ्तारी से उसकी जानब तैरने लगा। उसके ख्याल में अब उसका काम हो गया था। यही कोशिश डेविड और मार्क ने की थी, और इस तरह वो शाबान को पानी में देख रहे थे। अलबत्ता उन्होंने महसूस किया था कि उसके अंदाज में गुस्से के तासरात हैं। वो उसके चंद कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गए और ये कोशिश करने लगे कि उसे ज्यादा से ज्यादा जकड़ लिया जाए। लेकिन उस वक्त उनकी हैरत और खौफ का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि शाबान ने अपने दोनों हाथ नायलॉन की रस्सी पर रखे और उसके बाद उसने ताकत लगाकर रस्सी तोड़ दी। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। नायलॉन की ये मोटी रस्सी बेपनाह मजबूत होती थी और उसे तोड़ना इंसानी बस की बात नहीं थी, सवाए इसके कि उसे काटा ही जा सकता था। लेकिन रस्सी का टूटना उन लोगों के लिए हैरत की बात थी कि वो चंद लम्हात के लिए गुमसुम रह गए। शाबान खूनी निगाहों से उन्हें देख रहा था। फिर उसने गर्दन झटकी और समुद्र में एक गहरा गोता लगाकर निकल जाने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने एक बार फिर रस्सी का फंदा उस पर इस्तेमाल किया था। शाबान इस फंदे की जिद में नहीं आया, बल्कि अचानक ही वो ऊपर की जानब उठना शुरू हो गया था, जैसे अब उनसे अलग करने का इरादा रखता हो। वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे कि शाबान का इरादा क्या है, लेकिन शाबान के दोनों हाथ फैल गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उनके तसव्वुर से बाहर की बात थी। शाबान ने हाथ बढ़ाकर उनके ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के दरमियानी सिस्टम को पकड़ लिया और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर टूटकर उनके जिस्म से जुदा हो गए और मास्क उनके चेहरों से नुच गए थे। ये काम रॉबर्ट हाक और उसके साथी मार्क के साथ हुआ था। डेविड अभी बचा हुआ था, चुनांचे अकब से डेविड ने यह कोशिश की कि शाबान को पकड़ ले, लेकिन शाबान अब उसकी जानब मतवज्जा हो गया। दूसरी जानब रॉबर्ट हाक और उसके साथी मार्क की बुरी हालत थी। पानी में बगैर ऑक्सीजन मास्क के इतनी गहराइयों में थे कि अगर ऊपर पहुंचने की कोशिश भी करते तो उसमें बाआसानी कामयाबी ना होती। पानी से उनके दम घुटे जा रहे थे। डेविड की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। शाबान ने उसका मास्क भी नोच कर उसके चेहरे से फेंक दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर को उसकी कमर से जुदा करके पानी की गहराइयों में जाने दिया था। वो तीनों बेयारो मददगार थे। पानी में उनके दम घुटे जा रहे थे और उनका जहन उनका साथ छोड़ता जा रहा था। चंद ही लम्हात के बाद उनकी नाक और मुंह में पानी इतना भर गया कि अब उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। सबसे पहले उन्होंने मार्क ही को किसी मुर्दा मछली की मानद पानी की गहराइयों में हाथ पांव मारते हुए देखा और उसके बाद उनके पास भी सोचने समझने के लिए हवास ना रह गए थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी पानी के अंदर मुर्दा हो गए थे, लेकिन शाबान ने उनकी जानब तवज्जो नहीं दी। वो इन तीनों से निजात हासिल करने के बाद तैरता हुआ आगे निकल गया था। शोनी गांव ने हैरान निगाहों से उस आदमी की बेटी को अपनी रिहायशगाह के दरवाजे पर देखा और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और झुककर बोला, ओह मिस्टर ट्यूडा की बेटी, गालिबन तुम्हारा नाम तनोया है। हाँ मिस्टर शोनी गांव, मैं तनोया हूँ। हैरत है मुझे तुम और मेरे घर के दरवाजे पर। कहो तुम्हारा आना कैसे हुआ? यहाँ मेरा दोस्त शाबान रहता है। ओहो, हमारा मेहमान शाबान। जी मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। जरूर जरूर, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम अज कम कोई शख्सियत हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम करने में कामयाब हुई। आओ अंदर आओ।
शोनी गांव किसी काम से बाहर जा रहे थे, लेकिन इतने बड़े आदमी की बेटी को अपने घर के दरवाजे पर देखकर वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सके थे। और फिर उसकी पजीराई भी बेहद जरूरी थी। चुनांचे वो मोहब्बत के साथ उसको उस कमरे तक ले गए जो दर्दाना और शाबान के लिए मखसूस किया गया था, लेकिन दर्दाना मैडम याई के साथ बाहर ही मौजूद थी। तो नोया को देखकर दोनों के चेहरों पर अजीब से तासरात फैल गए। वो शायद चंद लम्हात पहले उसी के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। मिस्टर शोनी गांव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो याई कौन आया है, वो जो इससे पहले हमारे घर कभी नहीं आए, लेकिन तुम्हारे मेहमानों की बरकत से इतने बड़े बड़े लोग शोनी गांव जैसे गरीब आदमी की रिहाइश गाह की जानब रुख करने लगे हैं। ये तनोया है, मिस्टर ट्यूडा की बेटी। दोनों ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। तनोया गर्दन खम करके बोली, सॉरी लेडीज, मुमकिन है मेरी आमद आपके किसी मशगले में खलल अंदाज हुई हो, लेकिन बराहे करम अगर शाबान मौजूद हों तो उन्हें मेरे आने की इत्तला दी जाए। दर्दाना ने खुद को संभाल कर पुर अखलाक लहजे में कहा, आओ, तुम्हारा हम लोगों से कोई बाकायदा तारुफ नहीं है, लेकिन शाबान की ज़ुबानी मैं सुन चुकी हूँ कि तुम दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई है। इत्तफाक की बात है कि आज शाबान बहुत देर तक सोते रहे हैं। अभी अभी मैंने उन्हें जगा कर बाथरूम में भेजा है। उस वक्त तक तुम हमारे कमरे में आकर बैठो, हमसे गुफ्तगू करो। शाबान अभी आने ही वाले हैं। उसने गर्दन खम की और याई को और दर्दाना उसे अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में पहुंच गईं। दर्दाना ने गहरी निगाहों से तनोया को देखते हुए कहा, कहो तुम्हारे मशागल क्या हैं? क्या तुम भी अपने बाप के साथ समुंदर के सीने से मोती निकालना पसंद करती हो, या तुम्हारे मशगले इससे मुख्तलिफ हैं? तनोया मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं आंटी, मुझे मोती निकालना नहीं आता। ये काम मेरा बाप ही का है। ताहम बचपन से मुझे समुंदर से दिलचस्पी है और समुंदर में तैरना मेरा महबूब मशगला है। शाबान, तुम्हें कैसा लगा? दर्दाना ने उसे तजस्सुस से घूरते हुए कहा और तनोया के चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी फैल गई। उसने कहा, शाबान बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। जो लोग जाने वाले होते हैं उनसे बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दर्दाना ने कहा, क्यों आंटी, क्या दोस्त कहीं और नहीं मिल सकते? मेरा मतलब है अगर दोस्ती इतनी गहरी हो तो फासले कुछ नहीं रह जाते। शाबान अगर यहाँ से चले गए तो मैं उन्हें उनके वतन में तलाश कर लूंगी। और आंटी, और वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। दोनों खिवातीन सनसीखेज निगाहों से उसे देख रही थीं। उसकी कैफियत चीख चीख कर बता रही थी कि वो शाबान को चाहने लगी है। इतनी देर में शाबान भी वहां पहुंच गया और उसको देखकर खुश हो गया। ओह, तुम यहाँ आ गई। मैं माजरत खवा हूँ कि तुमसे वादे के मुताबिक साहल पर ना पहुँच सका। आज जरा कुछ देर ज्यादा देर तक सो गया। आंटी, आपने तनोया की कोई खातिर नहीं की? उन्हें यहाँ आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई शाबान, दर्दाना ने जवाब दिया और मैडम अपनी जगह से उठ गई। फिर उसने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी तनोया के लिए कुछ लाती हूँ। सॉरी आंटी, आपको वाकई जहमत करने की जरूरत नहीं। मैं तो नाश्ता करके चली थी, लेकिन मेरे ख्याल में मिस्टर शाबान अभी नाश्ता करेंगे। हाँ, और तुम मेरे साथ नाश्ते में शिरकत करोगी, शाबान ने कहा और वह हंस कर खामोश हो गई। बहरतौर दर्दाना और याइको ने अपना रवैया फौरन ही तब्दील कर लिया और फिर नाश्ते पर कुछ ज्यादा ही लवाजमात लाए गए। याइको ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तनोया ये सब कुछ तुम्हारी शयाने शान नहीं, लेकिन फिर भी हमारी मेहमान नवाजी कबूल करो। आप कैसी बातें करती हैं मैडम, मैं तो खलूस दिल से आपकी इज्जत करती हूँ। नाश्ते के बाद शाबान ने उठते हुए कहा, अगर आप हमें इजाज़त दें तो मैं तनोया के साथ साहल की सैर को निकल जाऊं। मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अलबत्ता दोनों खिवातीन मैनी खेज निगाहों से उन लोगों को देख रही थीं और उनके बाहर निकलने के बाद उन्होंने शायद आपस में कुछ फिक्रों का तबादला भी किया था। तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आई शाबान? हाँ, बस यूं ही, शाबान ने फीकी सी हंसी के साथ कहा और फिर एक सिमत देखता हुआ बोला, अरे उस तरफ क्या हो रहा है? उसने बहुत से लोगों को साहल के एक हिस्से पर देखा। उसके साथ ही पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे और पुलिस की कई गाड़ियां वहां मौजूद थीं। तनोया ने भी उस तरफ गोताखोर से देखते हुए कहा,
पता नहीं, हो सकता है कोई वारदात हो गई हो, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आओ चहलकदमी करते हैं। वो लंबा रास्ता काट कर दूसरी जानब निकल आए। तब तनोया ने कहा, वो लंबा रास्ता काट कर दूसरी जानब निकल आए। तब तनोया ने कहा, आज तुम्हें मेरे डैडी से ज़रूर मिलना होगा। मैंने तो कल भी मना नहीं किया था। हाँ, डैडी ने तुमसे मिलने की फरमाइश की, लेकिन उन्होंने दोपहर को मुझसे माजरत करते हुए कहा कि इत्तफाक से आज वो एक अहम हिस्से में मोतियों की तलाश पर जा रहे हैं। चुनाचा ये रात उनकी साहल पर ही गुजर जाएगी। अलबत्ता आज के लिए उन्होंने खसूसी दरख्वास्त की है कि मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करा दूं। शाबान शाने हिलाकर खामोश हो गया। मामूल के मुताबिक उन्होंने साहल पर बहुत सा वक्त गुजारा और फिर दोनों जुदा होने लगे तो तनोया ने कहा, तुम्हारे साथ गुजरने वाला वक्त तो यूं लगता है जैसे पर लगाकर उड़ जाता है। ठीक 7 बजे मेरी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएगी। शाबान ने गर्दन हिला दी और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। आज दर्दाना शायद खसूसी तौर पर शाबान का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, यूं लगता है जैसे कस्बा हिटोया में तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा लग गया है। क्या ख्याल है? यहाँ से वापसी के बारे में क्या इरादा है? शाबान ने मुस्कुराते हुए दर्दाना को देखा था। आंटी, ये तो आपकी मर्जी है। जब भी आप यहाँ से वापसी का इरादा करेंगी, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक सवाल करना चाहती हूँ तुमसे। ये लड़की तनोया शायद तुम्हें बहुत पसंद आई है। हाँ आंटी, वो मुझे बेहद पसंद है। शाबान, बुरा ना मानना, जो कुछ तुमसे पूछ रही हूँ वो मेरे लिए मालूम करना बेहद ज़रूरी है। तुम अब इस कदर बड़े हो चुके हो कि तुमसे गुफ्तगू करते हुए बाद औकात मुझे खुद भी शर्म आती है, लेकिन मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ लम्हात गुजारे हैं उन्होंने मुझे ये हिम्मत बख्शी है कि मैं तुमसे हर तरह का सवाल कर सकूं। तो फिर इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत है आंटी? आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहती हैं बेधड़क पूछें। क्या तुम इससे मोहब्बत करने लगे हो? हाँ आंटी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो अच्छा लगता है उससे मोहब्बत तो हो ही जाती है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। मेरे ज़हन के किसी गोशे में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। क्या मतलब? अगर वो तुम्हें मेरा मतलब है, अगर तुम दोनों जुदा हो जाओ तो तुम्हें दुख नहीं होगा? दुख तो होगा, मगर इतना जितना दो दोस्तों के जुदा हो जाने से हो जाता है। मैं इस सिलसिले में कोई खास बात तो नहीं सोचता। ओफो, तो तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। एक मर्द की हैसियत से क्या तुम उस लड़की से मुतासर हो? क्या तुम उसे अपनी कुर्बत देना चाहते हो? नहीं आंटी, मेरे जहन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ मेरे दिल में नहीं आता। मैं इन तमाम चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ। लोग इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मैंने उन पर कभी गौर ही नहीं किया। ओह मेरे खुदा, मैं बिला वजह तशवीश का शिकार हो गई थी। हाँ शाबान, ये सच है कि नौजवानी की उम्र खो जाने की उम्र होती है और नौजवान लड़कियां नौजवान लड़कों से मोहब्बत करती हैं और इसी तरह लड़के लड़कियों से, लेकिन इसके लिए हमें अक्ल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इन सब बातों पर कभी गौर नहीं किया। वो एक अच्छी लड़की है, अच्छी गुफ्तगू करती है, अच्छे अंदाज में मिलती है, बस मुझे इतना पसंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वो कोई लड़का होती तब भी शायद मुझे उससे इतनी ही मोहब्बत होती। लेकिन उसकी निगाहों में फ़र्क है, मैं समझा नहीं। शायद वो तुम्हें चाहने लगी है। उसने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की आंटी, लेकिन उसके दिल में ऐसा कोई तसव्वुर जागा तो मैं उससे मुआज़रत कर लूँगा, क्योंकि मेरी मंजिल वो नहीं जो वो या कोई और सोच सकती है। मैं तो गहरे पानियों की खोज चाहता हूँ, समुंदर की गहराइयाँ देख लूँ, और उसके लिए मुझे एक तभी उम्र दरकार है और शायद फुर्सत भी। कुछ और ना सोचने के लिए दर्दाना का चेहरा खिल उठा था। उसने शाबान का निशाना थपथपाते हुए कहा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक 7 बजे ट्यूडा की गाड़ी वहां पहुंच गई। शाबान इत्मीनान से उसमें बैठकर चल पड़ा। गाड़ी ने ट्यूडा की खूबसूरत रिहायशगाह पर शाबान को उतार दिया। यहाँ तनोया ने उसका पुरजोश खैर मकदम किया था और फिर वह उसे साथ लिए हुए अपनी रिहायशगाह के उस हिस्से में पहुंच गई जहां उसका कय्याम रहता था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यकीन करो शाबान, तुम्हारी यहाँ आमद पर मुझे जिस कदर मुसर्रत होती है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वैसे डैडी ठीक 8:15 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने इस बात की इत्तला टेलीफोन पर दी है। अगर तुम चाहो तो इस दौरान मैं दादा जान से तुम्हारी मुलाकात कराऊं,
क्योंकि तुम उनके लिए पसंदीदा तरीन शख्स बन चुके हो। शाबान ने शाने हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। वो उसे साथ लिए हुए बूढ़े फ्यूजी की रिहाइशगाह पर पहुंच गई, जहां फ्यूजी ने उस पर पुरतपाक खैर मकदम किया था। मेरे नौजवान दोस्त, कहो क्या मशागल चल रहे हैं? तुम्हारे समुंदर के खेल जारी हैं या आराम कर रहे हो? समुंदर इतना दिलकश है कि उससे दूर रहना मुमकिन नहीं होता। मेरा उससे गहरा राब्ता है और हम दोस्त हैं। हाँ, जिसे समुंदर की दोस्ती हासिल हो जाए वो खुश नसीब है, लेकिन बहुत कम लोग ये फख्र हासिल कर पाए हैं। आपने समुंदर में एक मोती देखा था जिसकी आपने तस्वीर बनाई थी। मुझे मोती की कहानी इतनी पसंद आई कि मैं उसके शहर में गिरफ्तार हो गया। ओह, लेकिन मैं तो तुम्हें उसकी तलाश की इजाजत कभी नहीं दूंगा। इसे बस एक तस्वर की हद से रहने दिया जाए। लेकिन समुंदर मेरा दोस्त है। मैंने उससे मोती मांगा तो उसने इनकार ना किया, शाबान ने कहा, और फ्यूजी हैरान रह गए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, उन्होंने कहा। शाबान ने एक बड़ा मोती निकाल कर उनके सामने रख दिया। दूधिया रोशनी की किरणें मुनअक्स होने लगी और फ्यूजी का सांस रुक गया। तनोया खुद भी चौंक पड़ी। मोती को देखकर दोनों सहरज़दा से हो गए थे। लियो फ्यूजी अपना चेहरा मोती के बिल्कुल करीब लाए। तनोया की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों पर देर तक सकता तारी रहा। फिर मिस्टर लियो फ्यूजी ने चेहरा ऊपर उठाकर शाबान को देखा और फटी फटी आवाज में बोले, ये मोती तुम्हारे पास, तुम्हें? वो शिद्दत हैरत से जुमला पूरा ना कर पाए। आपने समुद्र में इसकी मौजूदगी का यकीन दिलाया था मुझे, फिर यह कैसे हो सकता था कि ये मोती समुद्र में हो और मैं उसे तलाश ना कर सकूं? तुमने उसे कहां से निकाला? सही सिमत का मैं तयन नहीं कर सकता फ्यूजी। समुद्र की तह में किसी चीज को तलाश करते कहीं से कहीं ना निकला जा सकता है। चुनाचा मैं वो जगह नहीं बता सकता जहां ये मौजूद था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये समुद्र की तह में कीचड़ में दब गया था। अलबत्ता मोती कहीं भी हों अपनी जगह का ऐलान करते रहते हैं और मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका। मगर तुमने इसे कब तलाश किया? रात की तारीकियों में। ऐसे मोती रात की तारीकियों में नुमाया हो जाते हैं। तुम सच कहते हो, तुम वाकई सच कहते हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अपने हाथ में उठा कर देखूं। तनोया के चेहरे पर मुसर्रत इस तरह मनबद हो गई थी कि वो एक फूल की मानद शगुफ्ता नजर आ रही थी। उसकी आंखों में तलब थी। उसने पहले ही कह दिया था कि अगर ये मोती हासिल हो जाए तो उसे तोहफे में दे दिया जाए। उसके ख्याल के मुताबिक अब तनोया इस मोती की कहीं ज्यादा कीमती थी। शाबान के लिए और उसके हकदार के अलावा और कोई नहीं थी। शाबान ने नरम लहजे में कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, आप इसे जरूर देखिए और इस बात की तस्दीक कीजिए कि क्या ये वही मोती है। तस्दीक की जरूरत नहीं रह गई शाबान, मेरी निगाहें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। बूढ़े फ्यूजी ने कांपते हाथ मोती की जानब बढ़ाए और उसे उठाकर हथेली पर रख लिया। वो उसके वजन, उसकी साखत और उसकी सच्चाई पर गौर कर रहा था। तनोया उस मोती की अनोखी चमक देख रही थी जो जहनों को लपेट लेने की सलाहियत रखती थी। तब बूढ़े लियो फ्यूजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम इस मोती की कीमत का तयन नहीं कर सकते। कदर करने वाले उसके लिए अपने खजानों को खाली कर देंगे और बिलाशुबा ये बेमिसाल है। मैंने उसे एक निगाह देखा था और इसकी तसव्वुराती तस्वीर बनाई थी, लेकिन अगर तुम मुझे इजाजत दो मेरे दोस्त शाबान, तो मैं अब इसकी हकीकी तस्वीर बना लूं ताकि मैं अपने शनासाओं को फख्र से ये बात बता सकूं कि मैंने जो कुछ कहा था वो एक ठोस सच्चाई है और मेरी तस्वीर सिर्फ ख्याली तस्वीर नहीं है। क्योंकि बहुत से जहनों में ये बात होगी कि मैं समुंदर के बारे में सिर्फ तसव्वुराती खाके पेश करता हूँ। बूढ़े ने मोती वापस उसी की जगह रख दिया और शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मोती को दोबारा उठाया और बड़े एहतराम से लियो फ्यूजी को पेश करते हुए कहा, अगर आप इस मोती को मेरी मलकियत समझते हैं तो और इसके लिए मुझे इसकी तस्वीर बनाने की इजाज़त ले रहे हैं तो मैं ये निहायत एहतराम से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरी तरफ से उसे एक तोहफे के तौर पर कबूल फरमाइए। तनोया का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो ये बात ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन लियो फ्यूजी की कैफियत दूसरी हो गई थी। उसका सांस
तेज तेज चलने लगा था। फिर उसने अजीब सी लहजे में कहा जिसमें हसरत झलक रही थी, नहीं मेरे बच्चे, मेरे बेहतरीन साथी, शायद तुम इसे अदम वाकफियत की बिना पर मेरे हवाले कर रहे हो सकता है तुम बहुत दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखते हो, लेकिन ये मोती तुम्हारी माली हसीयत में 4 चांद लगा देगा। बाद चीज़ों की कीमत की परख नहीं की जाती मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, बल्कि उनकी एक अलग थलग हसीयत होती है जो ना बेची जाती है ना खरीदी जाती है। ये समुंदर का तोहफा है, इसकी कीमत का तयन किए बगैर मैं सिर्फ इसलिए आपको पेश कर रहा हूँ कि इसका तसव्वुर आपके जहन में था। अब ये आपको इख्तियार है कि इसे किस तरह अपनी तहवील में रखते हैं, इसकी कीमत का तयन करके या इसके अनोखेपन का। बहरतौर मैं ये तोहफा आपको पेश कर चुका हूँ और दोस्तों के दिए हुए तोहफे ठुकराए नहीं जाते, ना ही उसकी कीमत पर कोई गुफ्तगू मेरे लिए पसंदीदा होगी। जहाँ तक मेरी माली हसीयत का ताल्लुक रहा, समुंदर वसी है और उसकी आगोश मेरे लिए खुली हुई, ना जाने क्या क्या मुझे उस समुंदर से हासिल हो सकता है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है और तुमने ये मोती मुझे तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। लियू फ्यूजी को शायद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी कहानी मेरे पास से उस वक्त से ख़त्म हो गई और अब ये आपकी मलकियत है। मैं इसके बारे में आपसे मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। आह, कौन हो तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? मैं इतने वसी इंसान को शायद समझने की सलाहियत नहीं रखता। तुम्हारा ये तोहफा मुझे खलूसे दिल से कबूल है और मैं समझता हूँ कि मेरे पास इसका जवाब देने के लिए इतनी कीमती शय कोई नहीं, लेकिन इस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ समुंदर के लातादाद नवारदात हैं। जो कुछ भी यहाँ है, अगर उसमें से तुम्हें कुछ पसंद हो तो मैं उसे तुम्हारी नज़र करके इंतहाई खुशी महसूस करूँगा। लियू फ्यूजी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं आपसे कुछ ज़रूर तलब करूँगा मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, लेकिन फौरन ही नहीं, बाद में मैं अपनी तलब को आपको बता दूंगा। बिलाशुबा आपके पास एक ऐसी चीज मौजूद है जो मेरी आरज़ू है। अगर तुम इसी वक्त मांग लेते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नहीं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, अभी इस बात को जाने दीजिए, शाबान ने कहा। तो नोया साकतो जामद खड़ी हुई थी। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन उसे के चेहरे पर गम की परछाइयां रक्स कर रही थीं। उसे ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि शाबान ने उसकी नफी की है और उसकी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार करके उसकी तौहीन कर डाली है। ताहम चौंका ऐसी कोई बात जुबानी तौर पर नहीं हुई थी, इसलिए वो किसी रद्द अमल का अजहार भी नहीं कर सकती थी। अलबत्ता वो इस दौरान बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तभी एक मुलाजम ने बाहर से आकर बताया कि मिस्टर ट्यूडा आ गए हैं और उन दोनों से मुलाकात करना चाहते हैं। शाबान ने तनोया की तरफ देखा और बोला, क्या हम चलें? बूढ़े लियू फ्यूजी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो नोया सुस्त कदमों से आगे बढ़ गई और शाबान भी उसके साथ चल पड़ा। बहुत बड़े वसी और खूबसूरत ड्राइंग रूम में ट्यूडा ने उनका इस्तकबाल किया। वो चमकदार निगाहों से शाबान को देख रहे थे। उससे पुरजोश मसाफा करके उसने उसे बैठने की पेशकश की और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे मिलकर बेपनाह खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारा नाम शाबान बताया गया है। मैं भी आपसे मुतारफ हूँ मिस्टर ट्यूडा और आपसे मिलकर बेपनाह खुश भी। बेहद शुक्रिया। क्या मैं तुमसे तुम्हारे बारे में तफसीलात पूछ सकता हूँ? मेरी कोई तफसील नहीं है। अपने वतन से यहाँ सैरो सियाहत के लिए आया हूँ। टोक्यो शहर देखा और उसके हसीन तरीन मकामात की सैर की और फिर मेरी उस्ताद मैडम याइको ने मुझसे अपने किस्से हिटोया का तज़किरा किया और मैं उनके साथ यहाँ आ गया। हिटोया बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ आप जैसे लोगों से मुलाकात करके मुझे बेहद मसरत हुई है।